हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जय किसर, योर फिजिक्स टीचर। समर बैच में आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। जुड़े हुए रहना बच्चों, बड़ा मजा आ रहा है मुझे भी पढ़ाने में आप सबके लिए। संडे के टेस्ट के लिए आपने जो जो प्रिपरेशन करी थी बच्चों, बहुत ही अच्छा लगा मुझे और ऐसे ही मेहनत करते रहें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है मोशन। अब मोशन को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक वर्ड से एसोसिएट करूंगा बच्चों, जिसका नाम है मैकेनिक्स। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर मैं एक सीधा से एक वर्ड लिखता हूँ बच्चों, मशीनिंग पार्ट आपने नाम सुना होगा ना, ये मैकेनिक्स का ही एक पोर्शन है। लेकिन मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए फिजिक्स का एक जो ब्रांच है, जिसमें मैं बता देता हूँ, जैसे मैकेनिकल ब्रांच। अगर आप बीटेक लाइन में जैसे क्या होता है कि मैकेनिकल ब्रांच आती है, मैकेनिकल ब्रांच के अंदर मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैकेनिक्स को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक 3 वर्ड लिखने वाला हूँ जो कि इसके क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें सबसे पहला जो आता है वो यहाँ पर जो नाम है वो है बच्चों स्टैटिक। सबसे पहला नाम क्या आता है? स्टैटिक। स्टैटिक दूसरे नंबर पे आता है बच्चों काइनेमेटिक्स, और तीसरे नंबर पे आता है बच्चों डायनेमिक्स आता है, जिसमें काइनेटिक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि मैकेनिक्स जो है वो एक्चुअली में 2 चीजों पर डिपेंड करता है। मैकेनिक्स जो एक्चुअली में, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, ओहो कितना खतरनाक तरीके से लिखा गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। मैकेनिक्स को यहाँ पर समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ना। सबसे पहले जो है वो ये डील करता है किसके साथ बच्चों? एक तो रेस्ट के साथ करता है, प्लस एक ही डीलिंग करता है बच्चों किसके साथ? मोशन के साथ करता है। इसका मतलब डील्स विद कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो मैकेनिक्स का एक पार्ट कहलाता है जिसमें रेस्ट और मोशन दोनों की बात होती है। रेस्ट और मोशन की बात के अनुसार ही हम इसको क्लासिफाइड कर पा रहे हैं। इसका पहला जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, कौन सा है क्लासिफिकेशन? वो है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर किसकी बात करेंगे? सबसे पहले लिख देता हूं मैं, रेस्ट की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेस्ट की। तो मैं स्टैटिक को थोड़ा सा साइड में ले आऊं, यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूं। क्या किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हम रेस्ट की। तो रेस्ट की चर्चा को करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। मैं इसको इस तरीके से लेता हूं। रेस्ट पर ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टैटिक को। तो स्टैटिक को बात करने के लिए एक्चुअली में रेस्ट नहीं था, स्टैटिक था। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? रेस्ट। दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये बात जो करेगा वो इक्विलिब्रियम की बात करेगा। किसकी बात करेगा? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक एम मास की बॉडी है। ये एम मास की बॉडी छोड़ो, आपको तो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ मैं। मान लो कि तुम एक ह्यूमन बीइंग हो। क्या हो बच्चों? एक ह्यूमन बीइंग, जो कि इस तरीके से तुम हो। अगर तुम्हें यहां से कोई फोर्स लगाता है और एक जना तुम्हें यहां से कोई फोर्स लगाता है, फोर्स की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं, यहां से भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां से भी कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। इसका मतलब तुम फोर्स के इंपैक्ट में तो हो, लेकिन तुम्हारी जो पोजीशन है, तुम्हारी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब तुम तुम्हारी पोजीशन से बिल्कुल नहीं हिल रहे हो। इसका मतलब अभी भी तुम किस पर हो बच्चों? रेस्ट पर। लेकिन अगर तुम इसको रेस्ट में नहीं बोलोगे, तुम इसको एक वर्ड से रिप्रेजेंट करोगे जिसका नाम मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है? इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब मैकेनिक्स का एक सा पार्ट जिसमें स्टैटिक की जो बात हो रही है, स्टैटिक के अंदर रेस्ट और इक्विलिब्रियम इन दोनों की चर्चा की बात की जाती है, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? एक स्टैटिक मैकेनिक्स का पार्ट कहलाता है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ बच्चों। दूसरे नंबर पे अपन ने क्या लिखा था इसको बच्चों? दूसरे नंबर पे अपन ने लिखा था कि काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को समझने के लिए जरा देखेंगे। काइनेमेटिक्स को प्राप्त काइनेमेटिक्स को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ कि काइनेमेटिक्स किससे डील करता है। तो काइनेमेटिक्स की डीलिंग को थोड़ा सा ढंग से देखा है, तो मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ। ये एक्चुअली में मोशन ही है। मोशन मतलब अब बॉडी रेस्ट पर नहीं है, अब बॉडी रेस्ट पर नहीं है। अगर रेस्ट पर नहीं, इसका मतलब बॉडी मोशन में है। अब बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर बच्चों, एक पोजीशन मैंने लिख दी है, पोजीशन नंबर 1। फिर यहाँ से बॉडी यहाँ पहुंची है जिसका मैंने नाम लिख दिया पोजीशन नंबर 2। तो इसका मतलब बॉडी पोजीशन को अपनी चेंज कर रही है। इसका मतलब बॉडी किसके अंदर आ चुकी है बच्चों? मोशन के अंदर आ चुकी है। अब इसको काइनेमेटिक्स बोला गया। काइनेमेटिक्स बोला गया, इसका मतलब यहाँ पर किस किस की बात होगी जरा समझना। यहाँ पर बात होगी कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, या फिर यहाँ पर यह बात होगी कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसने लिया है। डिस्टेंस की बात कर लिए तो अपन इसका मतलब यहाँ पर उसकी बात होगी स्पीड की।
क्योंकि कितनी स्पीड से वो गया है। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहां पर बात होगी ये वेलोसिटी की, और साथ साथ इसमें बात कर लेंगे बच्चों किसकी, एक्सीलरेशन की। इसका मतलब पोजीशन के अंदर 1 to 2 की तरफ अगर कोई चेंज हो रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इन पैरामीटर्स की ही बात होती है। बाकी दूसरे पैरामीटर्स, इसका मतलब जिनका वजह से, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्या लिख दिया बच्चों मैंने, कि ये जो मैंने बड़ा सारा वर्ड लिखा है CAUSE कॉज, मतलब ये उनके कारणों की चर्चा नहीं करते हैं। इसका मतलब जिनके कारण से ये हुआ है उनकी चर्चा ना करते हुए केवल और केवल किसकी चर्चा करती है कि हाँ यहाँ पर मोशन हो रहा है, यहाँ पर मोशन हो रहा है। केवल इसी की बात अगर हो तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, केवल काइनेमेटिक्स का मोशन है। इसका मतलब मान लेते हैं कि तुम, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, क्या लिख देते हैं, मान लो तुम क्या हो गए बच्चों, गिर गए। क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम गिर गए। अब गिर गए तो दो कारण की वजह से, एक तो है कि तुम खुद ही गिर गए। अब खुद ही गिर गए तो इसका मतलब दारू पिए हुए इसलिए गिर गए, या फिर तुम्हें किसी फोर्स के द्वारा गिराया गया हो। तो फोर्स के द्वारा अगर गिराया गया है और तुम गिरे हो तो अगर फोर्स की भी बात की जाए तो उसको मैं काइनेमेटिक्स को के अंदर नहीं रखूंगा, उसको मैं सीधा सीधा उठा के ले जाऊंगा किसके अंदर बच्चों, काइनेटिक्स के अंदर। उसको मैं उठा के ले जाऊंगा किसके अंदर बच्चों, डायनेमिक्स के अंदर। इतनी सी जानकारी आपको तो पहले से पता होगी। इसका मतलब अगर अपन कानूनों की बात करेंगे, अपन कॉज की बात करेंगे, अगर अपन कॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो वो सारी चीज क्या कहलाएगी बच्चों, काइनेमेटिक्स नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी काइनेटिक या फिर डायनेमिक्स की बात होगी। फिर अपन अब थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने यहाँ पर काइनेटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक इन तीनों के बारे में चर्चा कर ली है। अब अपन थोड़ा सा मोशन को आगे बढ़ाते हैं। मोशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों में एक वर्ड लिख देता हूँ ना, अपन ने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों, किसको आगे बढ़ाया है अपन, मोशन को आगे बढ़ाते हुए। अब मोशन को आगे बढ़ाते हुए बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आता है कि रेस्ट और मोशन क्या है, वो रिलेटिव टर्म है क्या। मतलब इसको थोड़ा सा अगर अपन अच्छे से लिखें तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या लिख दिया मैंने, रेस्ट और मोशन क्या रिलेटिव टर्म्स है क्या। रेस्ट और मोशन को रिलेटिव टर्म्स के लिए समझने के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ ये चीज क्या है। एक मैंने लिखा है रेस्ट और एक मैंने लिखा है मोशन। टॉपिक जो है वो है कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब कोई भी बॉडी जो है अगर वो मोशन में है, कोई भी बॉडी जो है अगर वो मोशन में है तो वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन को चेंज कर, क्या करती है बच्चों, रेस्ट की पोजीशन को चेंज करते हुए आगे बढ़ा है। इसका मतलब वो मोशन में पहुंचा है। मोशन में पहुंचा, इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि मोशन डिपेंड कर रहा है किस पर, रेस्ट पर था, तभी तो वो मोशन के अंदर घुसा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है। अब मान लो कि कोई बॉडी मोशन में थी, मोशन में आने के बाद एकदम से रुक जाती है, इसका मतलब वो रेस्ट पर आ जाती है। इसका मतलब मोशन पे डिपेंड कर रहा है, रेस्ट भी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है बच्चों, रिलेटिव टर्म्स है। उसके बाद आगे आता है बच्चों कि क्या कोई भी बॉडी जो है वो एब्सोल्यूट, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूं, एब्सोल्यूट मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट। ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो बच्चों हमें पता होने चाहिए। इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर छोटे छोटे डाउट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो चीज आती है वो ये आती है कि क्या अपन इससे कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो एब्सोल्यूट मोशन में रह सकती है क्या, या कोई भी बॉडी क्या एब्सोल्यूट रेस्ट में रह सकती है क्या। तो यहाँ पर बच्चों हम सीधी सी एक छोटी सी बात करते हैं। अगर अपन ऐसा सोचे कि हम अभी, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं रेस्ट पर हूं? मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी पॉइंट के रिलेटिव में हूं। जैसे मैंने बताया ना, मोशन और रेस्ट दोनों किसी न किसी रिलेटिव टर्म्स के अंदर जुड़े हुए हैं। एग्जांपल बात कर लेता हूं। मान लो कि मैं यहाँ पर अब कुर्सी के साथ हिल रहा हूं, इसका मतलब अब मैं मोशन में, अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊं तो इसका मतलब मैं मोशन में नहीं हूं। मैं मोशन में नहीं हूं तो क्या मैं रेस्ट पर हूं क्या? बिल्कुल मैं कह सकता हूं मैं रेस्ट पर हूं। लेकिन अगर वर्ड आता है कि क्या मैं एब्सोल्यूट रेस्ट पर हूं क्या, तो एब्सोल्यूट रेस्ट पर जाने के लिए मैं सीधा सीधा किसको याद करने लग जाऊंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर याद करने लग जाऊंगा धरती माँ को। अब धरती माँ जो है वो क्या है बच्चों, एक ऑर्बिट है, ठीक है ना, इलिप्टिकल, जिसके फोकस पर कौन है बच्चों, सूर्य देवता है, और धरती माँ मान लो यहाँ पर है। तो धरती माँ जो है वो रिवॉल्व हो रही है। इसका मतलब धरती माँ कंटिन्यूसली एक मोशन में, इसका मतलब 365 के टाइम पीरियड के बाद वापस अपने मोशन को रिपीट कर रही है
365 डेज में यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि धरती माँ तो मोशन में, इसका मतलब मैं खुद अगर धरती माँ के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा हूँ या धरती माँ के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट करूँ, अगर धरती माँ मोशन में तो मैं रेस्ट पे कैसे रह सकता हूँ? इसका मतलब मैं सिर्फ धरती माँ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर एब्सोल्यूट रेस्ट की बात करें तो मैं एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं हूँ। इसी प्रकार कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर पूरे, अगर मैं किसकी बात करूं, ब्रह्मांड की बात करूं या पूरे स्पेस की बात करूं, या अपन बात कर सकते हैं कि पूरे के पूरे स्पेस पैरामीटर्स जो भी हमारे पास मौजूद है वो सब एब्सोल्यूट मोशन में हो सकते हैं क्या? तो वो कभी ना कभी रेस्ट पर भी हो सकता है। इसका मतलब एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अब अपन बात करते हैं बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसकी बात करते हैं? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए अपन इस पर आते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया है पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम अपने होम से कोचिंग आ रहे हो, मान लो किधर आ रहे हो बच्चों? कोचिंग, जहां तुम्हारी क्या हो रही है बच्चों? पढ़ाई हो रही है ना। इसका मतलब अगर तुम यहां से वहां आ रहे हो और तुम्हारा आकार इतना है तो तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंडीशन में नहीं आओगे। या फिर सिंपल सी बात कर लो कि ये तुम्हारा बेडरूम है और ये तुम्हारा छोटा सा वॉशरूम है, तो बेडरूम से वॉशरूम जाने में मान लो कि तुम्हें कितने लगे? 7 स्टेप्स लगे। कितने स्टेप्स लगे? 7 स्टेप्स लगे। अब 7 स्टेप्स अगर तुम्हें लगे, इसका मतलब ये हो गया कि तुम यहां से यहां गए तो तुम इस कंडीशन के अंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाओगे। लेकिन अगर मान लो कि तुम अपने बेडरूम से सीधा चांद पर पहुंच गए, इसका मतलब तो चांद और यहाँ तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने के लिए, यहाँ तक की मोशन के लिए तुम बिल्कुल एक छोटे से प्राणी हो, जिससे अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट लिख रखा है बच्चों कि इन मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज अ ज्योमेट्रिकल मास पॉइंट और मटेरियल बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन। इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी भी यूनिवर्स के अंदर मोशन कर रहे हो या किसी लॉन्ग डिस्टेंस मोशन में रहते हो, तो उसका मतलब तुम्हारा जो मास है, मटेरियल ऑफ बॉडी है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करेगा। इट इज ओनली अ मैथमेटिकल आइडियलाइजेशन। इसका मतलब इसको मैथमेटिकल आइडियलाइजेशन के अंदर देखा जाता है। एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया बच्चों, जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर तुम कहीं पे मोशन कर रहे हो तो इसका मतलब अर्थ जो है वो सन के चारों घूम रही है, तो अर्थ सन के लिए तो क्या है बच्चों? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। फिर मैं बात करता हूँ कि जो जहाज है वो इस पूरे सी के लिए क्या है बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। इसकी बात करता हूं मैं कार की। कार जो है वो एक, मान लेते हैं कि 1200 किलोमीटर की ट्रेवल कंप्लीट करके आया। इसका मतलब ये कार भी उसके लिए क्या है बच्चों? इस पूरे पाथ के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। पूरे स्पेस के लिए या पूरे स्काई नेचर के लिए ये एरोप्लेन जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये बॉल जो है पूरे स्टेडियम के लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गई बच्चों? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। इन द प्रैक्टिस द नियरेस्ट अप्रोच टू particle is a body whose size is much smaller than the distance or the length measurement involved। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर अपन किसी छोटे से पोर्शन की तरफ जाते हैं, अपना आकार बहुत छोटा है, लेकिन अगर अपन कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पर मेजरमेंट जो है ना, ये कौन सा मेजरमेंट बच्चों? ये लिखा हुआ कि इसमें अपन जो है वो बहुत छोटे हैं किसी भी डिस्टेंस और लेंथ मेजरमेंट के लिए, तो हम क्या कहलाएंगे बच्चों? एक छोटा पार्टिकल कहलाएंगे हम, जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया तुम्हें बच्चों, किसका? पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। अब अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे बच्चों इसको समझने के लिए। फिर आते हैं बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा में लेते हैं बच्चों। एक वर्ड लिख रखा है बच्चों, मोशन और रेस्ट को समझने के लिए। मोशन और रेस्ट को समझने के लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। मोशन और रेस्ट का मतलब ये होगा कि मान लो कि ये बॉल है, इसमें अलग अलग टाइम पीरियड की बात कर रखी है अपन ने। द बॉल इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मास, है ना, या स्टेशनरी स्पेस के लिए है ना। तो अपन बात कर लेते हैं कि ये आपको ढंग से दिख रहा नहीं होगा, लेकिन मैंने इसको बोल दिया बच्चों। ये मान लो एक स्टेशनरी प्लेन है ना, क्या है बच्चों? एक स्टेशनरी प्लेन। अब बॉल है जो मान ले कि t बराबर 0 पर, अभी इसकी पोजीशन जो थी वो क्या थी? 0 पर थी। ये मैंने इसको 0 पोजीशन मान ली। अब t बराबर मैंने मान लिया कि t सेकंड बाद पोजीशन जो है चेंज होगी। बॉल कहाँ पर आ चुकी बच्चों? बॉल जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है ना।
बॉल जो है बिल्कुल यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं टी बराबर कितने सेकंड की बात करूंगा, मान लो 2t सेकंड की बात करूंगा, तो बॉल अपनी पोजीशन पे फिर चेंज कर चुकी है। इसका मतलब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने लग गई बॉल। इसका मतलब ये बॉडी किस में है बच्चों, मोशन में। दो कार है, दोनों अलग अलग मोशन पे चल रही है, इसका मतलब ये मोशन के अंदर है। इसी प्रकार ये जो महिला है, ये जो है वो किस पर है बच्चों, रेस्ट पर। अगर ये थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच जाए बच्चों, यहाँ पर पहुंच जाए, तो इसका मतलब ये अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, मोशन में कहलाएगी। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपने नोट्स के अकॉर्डिंगली बात करेंगे बच्चों सारी। हम जो है पहुंच चुके हैं किसके लिए बच्चों, हम बात करने आ चुके हैं मोशन के बारे में। मैकेनिक्स अपन ने पार्ट पढ़ लिया है। अपन जो बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में वो बात करेंगे किसकी बच्चों, काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। इसका मतलब अपन किसी भी कॉजेस की बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे कि किस ये मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी बात अपन नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले अपन जो है मोशन स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए बच्चों, वन डायमेंशन के लिए। डायमेंशन को समझने के लिए बच्चों मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं कि मैं इसको थोड़ा सा और चर्चा पे ले लेता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है बच्चों, एक तो है x, एक है y, एक है z। अगर कोई बॉडी जो है, अगर कोई बॉडी है, मान लो कि यहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, और वो केवल कहां ट्रेवल करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स। और अगर वो केवल जा रही है वाई डायरेक्शन में और केवल वो जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका मतलब ये सारे मोशन किस में कहलाएंगे बच्चों, 1D मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई बॉडी जो है वो ऐसे ऐसे जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक्स में भी जा रही है और वाई में भी जा रही है, तो ये कौन सा मोशन कहलाता है बच्चों, 2D मोशन कहलाता है। लेकिन इसके बारे में अपन ने चर्चा पहले भी कर रखी है कि अगर कोई बॉडी ऐसा ना हो कि क्या हो कि बॉडी बिल्कुल ऐसे बीच में से उठते हुए आए, बीच में से उठते हुए आए, समझ में आ रहा बच्चों, कि ये मान लो हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसमें एक प्लेन तो ये है, ना तो ये उस प्लेन पे गया है, ना तो ये इस वाले प्लेन पर गया है, और ना ही ये हमारे नीचे वाले प्लेन पर गया है। ये जो है वो कहाँ जा रहा है बच्चों, ये बिल्कुल ऐसे बीच में से उड़ते हुए आ रहा है। 3D डायग्राम दिख रहा है आप सबको, तो इसका मतलब ये जो मोशन है वो क्या है बच्चों, ये 3D मोशन कहलाता है। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी बात, केवल मोशन की, 1D मोशन की बात कर रहे हैं। तो 1D मोशन को समझने के लिए यहाँ पर हमने चीज लिख दी है। अब मैं बता देता हूँ बच्चों, नीट सिलेबस में किस चीज के बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ, ग्राफ के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है बेसिक मैथमेटिक्स में, तो ये थोड़ा अपन स्पीड में चलेगा लेक्चर। फिर बात करते हैं स्ट्रीम एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, वेलोसिटी टाइम पोजीशन ग्राफ, रिलेशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब तुम बात करोगे सर ये सारी चीजें आपने जो बोली है इसके बारे में हम एकदम से तो समझ में आया नहीं होगा, तो अपन एक एक करके आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, कोई परेशानी वाली बात है नहीं, है ना। तो सबसे पहले अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर एक लिख रखा है बच्चों पोजीशन, और उसके बाद क्या लिख रखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो पोजीशन या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ बच्चों, तुम अपनी पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। मान लो बच्चों एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, वापस नोटपैड पे चलते हैं अपन। मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ले लेता हूँ, और तुम जो है एक बहुत बड़े, ओहो खतरनाक, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अजमेर रेलवे स्टेशन या जंक्शन की बात हो रही है ना। अजमेर रेलवे स्टेशन पर तुम पहुंच चुके हो। अब अजमेर रेलवे स्टेशन पर जो है मान लेते हैं कि तुमने जो है गेट से बाहर आ रहे हो और तुम किसी रिलेटिव की शादी में गए हो। जगह का नाम मैं लिख देता हूं बच्चों जयपुर। जयपुर तुम अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो बताओ तुम अपने जिस रिलेटिव के घर जा रहे हो उसके घर का रास्ता भी तुम्हें नहीं पता, सिर्फ लोकेशन पता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, गूगल मैप कर लोगे, लेकिन पैदल तो जाओगे नहीं। तो तुम मैं कोई लेने आया है वहां से, है ना। तो जब तुम्हें कोई लेने आया है तो तुम अब तुम्हारी पोजीशन को बताओगे, क्योंकि तुम फोन पे बात कर रहे हो, है ना। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारा स्मार्टफोन है, और तुम्हारे स्मार्टफोन को तुम क्या करोगे, बताओगे कि मेरी पोजीशन ये है, मेरी पोजीशन ये है। इसका मतलब मैं तुम्हें बता दूं, मान लेते हैं कि जयपुर में तुम गए, जयपुर में पास बाहर जाते ही एक ढाबे पे चाय वाले की दुकान है, चाय वाले की दुकान है, तो तुम क्या कहोगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ही एक चाय वाला है और मैं वहां पर चाय पी रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पर पिकअप करने आ जाइए। इसका मतलब वो चाय वाले की जो शॉप है उसको तुमने क्या बनाया बच्चों, एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया है तुमने, तुम्हारी पोजीशन को वहां पर स्टेबल कर दिया है। इसका मतलब अब तुम्हें वो जो लेने आएंगे वो इसी पोजीशन को सर्च करेंगे, ना कि तुम्हें देखेंगे। वो तुम्हें देखेंगे नहीं, सबसे पहले देखेंगे तुम्हारी पोजीशन को, फिर तुम्हारी पोजीशन उस पॉइंट से कितनी दूर है वो जजमेंट कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि तुम रेफरेंस ऑफ फ्रेम, ये वर्ड है ना बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये यहीं से इजाद किया गया है। थोड़ा सा पानी पी लूं बच्चों में।
अब कोई बड़ी बड़ी बात है नहीं, मेरे को छोटा छोटा एग्जांपल दो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाने के लिए। अगर तुम किसी रोड पर चल रहे हो तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वही रोड कहलाएगा, तुम्हारी सड़क कहलाएगी। अगर तुम हवा में उड़ रहे हो तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेडी हो जाता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ढंग से समझने के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में स्टार्ट करती है तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा क्या रहेगा बच्चों, ओरिजिन ही रहेगा। इसका मतलब तुम एक तो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, एक तुम जा रहे हो वाई डायरेक्शन में, और एक तुम जा रहे हो बच्चों किसमें, जेड डायरेक्शन में। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम। एक रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए, तो ये पूरा क्या कहलाएगा बच्चों, एक फ्रेम कहलाएगा। रेफरेंस फ्रेम को समझने के लिए बच्चों इतना सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस ऑफ फ्रेम एक ही वर्ड है, बस इसको अपन को देखना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर 1D मोशन की बात करें तो रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या है, केवल और केवल क्या है, एक्स डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तुम्हारी, और ये कौन सी है बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन। मान लेते हैं कि तुम ओरिजिन से स्टार्ट हुए, कहां से स्टार्ट हुए बच्चों, ओरिजिन से, ओ से। 1 2 3 4 ये तुम्हारी पोजीशन है, ओ ए ओ बी। तो पहले ओ से ए गए, ए से बी गए, फिर बी से डायरेक्ट कहां गए बच्चों, सी गए, सी से अब बी से सी जाने के लिए तुम वापस ओ से जाओगे। इसका मतलब अब तुम जरा थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तो तुम जो है ए पोजीशन को बताने के लिए, बी पोजीशन को बताने के लिए कलर चेंज करें थोड़ा सा बच्चों। कौन सा कलर ले, पिंक कलर, ये कलर ले लेता हूं। तुम ए पोजीशन को बताने के लिए, तुम्हारी ये वाली ए पोजीशन, बी पोजीशन और सी पोजीशन बताने के लिए तुम क्या करोगे, यहां से यहां तक तो तुम बोल दोगे 5 यूनिट, यहां से यहां तक बोल दोगे तुम 2 यूनिट, और यहां से यहां तक क्या बोलोगे बच्चों, 2 यूनिट ही बोलोगे। लेकिन पीछे की तरफ जा रहे हो इसलिए आगे क्या लग गया बच्चों, माइनस लग गया। अब अपन आगे चल सकते हैं बच्चों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड लिख रखा है बच्चों, क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। क्या लिखा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, मैंने वेक्टर के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सीधा अपन चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। अगर तुमने वो लेक्चर अच्छे से पढ़ा तो तुम्हें पता होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने बहुत खतरनाक चीजें बात कर रखी है ना। स्केलर वेक्टर के बारे में पढ़ लिया, तो बताओ बच्चों डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा के विषय को बनाते हैं। हम डिस्कशन क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने तुम्हें बता दिया, इसमें की पॉइंट्स कौन कौन से। सबसे पहले ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी चीज ये कि ये अपना इनिशियल पॉइंट देखती है कि मैंने स्टार्ट कहां से करा है, और ये फिर अपना फाइनल पॉइंट देखती है कि मुझे जाना कहां है। इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है डायरेक्शन की, तो अपने डायरेक्शन को भी ये इंक्लूड करती है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिख रखा है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी इन सर्टेन डायरेक्शन इज नोन एज, दिख रहा बच्चों डायरेक्शन। फिर बात कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिख रहा बच्चों इनिशियल और फाइनल पोजीशन। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब जरा ये सोचने वाली बात होगी बच्चों, ये तुम्हें डायग्राम दिख रहा बच्चों अच्छे से, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं, थोड़ा सा चर्चा के विषय बनाते हैं हम इसको। ये मान लो हमारे पास डायग्राम है, अगर तुम बात करो कि O से A तक अगर मैं गया तो तुम्हारा आंसर आएगा 2 यूनिट। अगर मैं सेंटीमीटर लेता हूं तो मैं इसको क्या लिख देता हूं बच्चों, 2 सेंटीमीटर। अगर मैं O भी जाता हूं तो मेरा आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। क्या आएगा बच्चों आंसर, 5 सेंटीमीटर, है ना। उसी प्रकार अगर मैं OC जाता हूं तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी देखी जाती है। लेकिन अगर मान लो कि तुम O से वापस कहां पहुंच गए, डी पॉइंट मैंने यही लिख दिया D, तो O से D तक तुम जा रहे हो, वो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा तुम्हारा, 0। इसका मतलब तुम पहले मान लो यहां से A पर गए, A पे जाने के बाद B पे गए, B पे जाने के बाद C पर गए, C पे जाने के बाद वापस D पे आए, तो तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, OD, वो कहलाएगा 0 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक एग्जांपल और बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, इसको अगर तुम चाहो तो उतार सकते हो अपने ही नोट्स में। मैं नोट्स के हिसाब से चल रहा हूं ताकि तुम्हें कोई बड़ी सारी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, अच्छे से समझते हुए चलेंगे बच्चों इसको अपन। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखता हूँ। मान लो कि एक राउंड शेप का प्लेग्राउंड है ना, और तुम्हें बोला गया है कि इसके भाई चक्कर काटो। तो चक्कर काटने के लिए सोचो जरा कि तुम यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, कलर चेंज करता हूं मैं, ये कलर ब्लैक ले लिया, ठीक है ना। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैं वापस कहाँ पहुंच गया बच्चों, इसी पोजीशन पर आ गए। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा बताओ कितना होगा, वो होगा बच्चों 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो मेरी वेलोसिटी भी क्या मानी जाएगी बच्चों, 0 ही मानी जाएगी। भले तुम कितनी ही स्पीड से दौड़ जाओ लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो 0 मानी जाएगी। अब ये जो है वो मीटर डायमेंशन में रहता है, इसलिए इसका फॉर्मूला जो होगा वो m0 होगा, L1 होगा और T0 होगा। यूनिट एंड डायमेंशन अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देख लो बच्चों, मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि हम इसके बारे में चर्चा करते जाएंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। क्या आता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी को पढ़ने के लिए यहाँ पर
मैंने तुम्हें बता दिया कि पोजीशन को देखा जाता है, इसको देखा जाता है बच्चों पोजीशन को। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के आगे एक ऐसा सिंबल बना रखा है, मतलब v के ऊपर एक तो ये वाला सिंबल और एक ये वाला सिंबल। इसका मतलब ये होता है कि v जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जरा समझते हैं हम यहाँ पर स्पीड के बारे में चर्चा का विषय बनाते हुए इसको, स्पीड क्या होती है, ठीक है ना बच्चों। देखते जरा, यहाँ पर एक वर्ड आता है बच्चों, क्या कि पोजीशन में। यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ ना, इस डायग्राम से समझते हुए चलेंगे। मान लेते हैं कि तुमने अपनी पोजीशन एक तो यहाँ पर रखी, ठीक है ना, एक पोजीशन तुमने अपनी यहाँ रखी। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, डायग्राम को यहाँ से हटाकर एक सिंपल सा डायग्राम लेते हैं। मान लेते हैं कि तुम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तुमने तुम्हारी पोजीशन बता दी बच्चों अच्छे से। तुमने तुम्हारी पोजीशन क्या क्या रख रखी है, एक तो पोजीशन तुमने ये रख ली है पोजीशन, और एक पोजीशन तुमने ये रख ली। मान लेते कि तुम्हारी जो है इनिशियल पोजीशन है और ये तुम्हारी जो है फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन के टाइम पे तुमने t1 टाइम लिया था और फाइनल पोजीशन पर तुम्हारा टाइम क्या था, tf था। तो इसका मतलब तुम यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ से तो तुमने जो पाथ ट्रेवल किया है वो कितना किया है, xf माइनस xi जो कि लिखा हुआ, और एक tf माइनस ti। अगर इन दोनों का आपस में रेशियो निकालते हैं, जिससे मैं तुम्हें एक वर्ड बता चुका हूँ बच्चों, स्लोप। इसका मतलब अगर तुम किसी में चेंज इन निकालते हो और उसी में टाइम का डिवाइड करते हो तो ये वैसे क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ। और यही वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब तुम्हारी पोजीशन अगर तुम टूवर्ड्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल क्या मिलेगा बच्चों, तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। और अगर तुम एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल से थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए तुम नेगेटिव आंसर को पाओगे। फिर आगे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर कंडीशन लिख रही है कि एक्स आई क्या लिख रखा है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी एफ एंड टी आई, जिसमें टी एफ जो है बड़ा है टी आई से विद रिस्पेक्ट टू द गिवन रेफरेंस ऑफ फ्रेम। गिवन रेफरेंस ऑफ फ्रेम का मतलब मैं यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहा हूँ बच्चों, ओरिजिन की बात कर रहा हूँ। ओरिजिन से ही अपन डिस्कस करेंगे। फिर आता है बच्चों इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस को समझने के लिए अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर यहाँ पर एक वर्ड आया था लिमिट डेल टी टेंस टू 0, जिसमें डेल एक्स अपॉन डेल टी, जो कि बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों दिख रहा है तुम्हें, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, यहाँ पर ये है। और इसे ही अपन डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट करेंगे dx बाई dt। तो ये चीज कहाँ से है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये चीज लिख दी गई है बच्चों, इसलिए अपन को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, है ना, बड़े सिंपल से एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ, न्यू पेज ले लेता हूँ। न्यू पेज पर लेने के बाद बड़ी सिंपल सी, मान लेते हैं कि हमारे पास एक x है जो कि क्या दिया हुआ 2t³ प्लस 2t प्लस 1 मीटर, और अपन को बोला है कि t बराबर 10 सेकंड पर, t बराबर 10 सेकंड। 10 सेकंड लिखूं या क्या लिखूं, छोटा सा ले लेते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा हमारे पास। 0 मिट जा भैया, और मैं यहाँ पर वापस क्या ले लेता हूँ, मेरे को t बराबर t बराबर किसकी बात कर रहे हैं अपन, मान लो कि t बराबर मैं बात कर रहा हूँ 2 सेकंड पर। हमें क्या निकालनी है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी बच्चों अपन को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, dx बाई dt। इसका मतलब हमें यहाँ पर करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। t मीन्स यहाँ पर क्या है बच्चों, टाइम। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए एक छोटा सा स्पेस अपन ले लेते, ज्यादा क्वेश्चन भी दिखना चाहिए हमें, ठीक है। d अपॉन dt, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 2t³ प्लस 2t प्लस 1। डिफरेंशिएशन करने के लिए बच्चों तुम्हें सिंपल सी चीज बताया, डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में करेंगे आगे, पहले अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि डिफरेंशिएशन करने के लिए सेपरेशन करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो दिख रहा है वो t³ का डिफरेंशिएशन करना, तो 2 बाहर आ गया, 3t² आ जाएगा। फिर अपन को किसका डिफरेंशिएशन करना बच्चों, t का तो केवल होता है 1, फिर 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो आंसर आ गया 0, तो आंसर आएगा 2 3 जा 6 t² प्लस 2। अब मुझे t की वैल्यू यहाँ पर रखनी है 2 सेकंड्स रख दो बच्चों, तो t बराबर t 6 24 प्लस 2, हमारे पास आंसर आ गया 26 मीटर पर सेकंड। ये तो अपन को किसकी वैल्यू मिली बच्चों, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू मिली है। अगर मुझे बोले कि अलग अलग चीज के बारे में समझाओ, इसकी बात बताऊं बच्चों, अलग अलग चीज, अगर मुझे ऐसा बोले कि भैया इसकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए एक बात हमेशा याद रखना कि हमें यहाँ पर t1 और t2 दोनों देंगे, क्योंकि एवरेज का मतलब यही तो हो गया, दो अलग अलग टाइम पीरियड में तुमने वेलोसिटी नोट कर ली होगी। मान लेते हैं कि एक तो बात करिए 2 सेकंड की और एक बात करिए बच्चों 3 सेकंड की, तो मैंने 2 सेकंड रखा है तो 26 मिला, 3 सेकंड रखता हूँ तो 6 × 3 का स्क्वायर प्लस 2,
3 तरीका 9 6 54 प्लस 56 56 आया। तो अगर इसको निकालने के लिए मुझे वी एवरेज पूछा जाए तो वी एवरेज निकालने का बड़ा सिंपल है, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। V2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 56 है, T2 की वैल्यू 26 है बटे 3 माइनस 2 है, 56 में से 26 माइनस जाएंगे 30 बटे 1 मीटर पर सेकंड। ये 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़े जा रही है, ये इसकी एवरेज है और ये इसकी इंस्टेंटेनियस है। ये जो मिला है ये V इंस्टेंटेनियस कहलाएगी बच्चों एट T इज इक्वल टू 3 सेकंड पर। आ रही बात समझ में? तो ये अपन को समझ में आ चुका है। अब अपन वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर वर्ड आ चुका है बच्चों हमारे पास कौन सा, डिस्टेंस एंड स्पीड। वही है, डिस्टेंस और स्पीड कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस के बारे में तुम्हें पहले बता चुका हूँ। इसमें ये देखा जाता है कि तुम कौन से पाथ पर जा रहे हो। इसका कहानी मैंने तुम्हें क्या बताई थी बच्चों, मान लो कि ये तुम्हारा क्या है बच्चों, क्लासरूम है। क्या है बच्चों तुम्हारा, क्लासरूम। और क्लासरूम से तुम पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए पूछ के सीधा कहाँ जाओगे बच्चों, तुम्हारे वॉशरूम में। लेकिन वॉशरूम से जैसे ही तुम काम तमाम करके अपने आप को फ्री करके जैसे ही बाहर निकलोगे तो तुम सीधा क्लासरूम की तरफ नहीं जाओगे। तुम क्या करोगे, पूरा फिर बाद में क्लासरूम के सामने जाके खड़े हो जाओगे और क्लासरूम पहुंचोगे। इसका मतलब ये होगा कि तुम डिस्प्लेसमेंट के टाइम क्लासरूम से वॉशरूम के टाइम तो डिस्प्लेसमेंट यूज करो, लेकिन डिस्टेंस में वॉशरूम से क्लासरूम की तरफ तुम क्या यूज करो बच्चों, एक डिफरेंट पाथ यूज कर रहे हो। तो ये चीज कहलाती है बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सके बच्चों, ठीक है। फिर डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, समझ में आ गया। बाय द बॉडी गिवन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। नो डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल नेवर डिक्रीज। ऐसा यूनिट इसकी भी m0 l0 l0 m0 l1 t0 और ये मीटर हो गया। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला वही है बच्चों जैसा अपन निकालते हैं, और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का भी फॉर्मूला वही है dx बाई dt। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं तो इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, इसमें इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे। समझ में आया, x डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पैरामीटर हो गया। फिर बात करेंगे बच्चों किसकी, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं, है ना। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में भी कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो मैं यहाँ पर बच्चों कुछ ना कुछ डिस्कस करूंगा, है ना। कुछ खतरनाक चीजें बताने वाला हूँ। ये चीजें तो वो थी जो हमें पहले से पता है ना। अब हमें जो नहीं पता है, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, वो देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं स्पीड की। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों अपन बात कर रहे हैं स्पीड की, है ना। तो स्पीड का मतलब हो गया, मैं 3 चीजें बताऊंगा। एक तो बताऊंगा एवरेज स्पीड के बारे में, एक मैं बताऊंगा बच्चों किसके, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, और एक मैं बताऊंगा बच्चों किसके बारे में, यूनिफॉर्म वेरिंग स्पीड के बारे में, कि वेरिएबल स्पीड क्या होती है। और एक मैं बात करूंगा, शायद हमारे पास एक और वर्ड बच रहा है, वो है इंस्टेंटेनियस हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, ना। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन बच्चों, एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड में। तो एवरेज स्पीड को समझने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि एवरेज का मतलब, मान लेते हैं कि हमारे पास अलग अलग पोजीशन है, एक पोजीशन ये रही, एक पोजीशन ये रही, एक एरी, एक एरी, एक एरी, अलग अलग पोजीशन है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ से वहां गया हूँ, यहाँ से वहां गया हूँ, यहाँ से वहां गया हूँ, यहाँ से वहां गया हूँ। तो जो अलग अलग पैरामीटर है, तो मैं यहाँ पर सबका अलग अलग टाइम लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि ये T1 टाइम में गया है, ये T2 टाइम में गया है, ये T3 टाइम में गया है, ये T, ऐसे चलते चलते कितना मान लेता हूँ मैं, Tn टाइम पीरियड मान लेता हूँ। और इसमें डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल की है वो कितनी की है बच्चों, मान लेते हैं कि इसने S1 की है, इसने S2 की है, इसने S3 की है। ऐसे चलते चलते कितना हो सकती है बच्चों, Sn हो सकती है। तो थोड़ा सा चर्चा का विषय ये है कि मुझे निकालना है V एवरेज। तो V एवरेज का मतलब हो गया कि टोटल तुमने कितना पाथ कवर्ड किया है, या तुमने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में तुमने टोटल टाइम पीरियड कितना लगाया है ना। तो यही तुम्हारा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा वो किस टाइप से बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। थोड़ा सा समझ में आया बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Tn। अब थोड़ी सी चीज यहाँ पर, एक चीज याद रखना बच्चों की V एवरेज का जो फॉर्मूला तुम्हें मिला है, ये तो फॉर्मूला वो है जिसमें तुम्हें S1 S2 S3 ऐसे चलते चलते Sn और लास्ट में तुम्हें T1 T2, मतलब तुम्हें क्या दिया हुआ होगा बच्चों, अगर तुम्हें अलग अलग डिस्टेंस दे दे और तुम्हें अलग अलग डिस्टेंस के बाद उसका टाइम पीरियड दे दे या टाइम दे दे, तो तुम ए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आसानी से। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं किसकी, ये बच्चों याद रख लेना, इसको कैप्चर करके रख लो ढंग से, है ना। अगर मैं बात करूं तुम्हें पहले तो S दिए हुए होते थे, S1 S2 ऐसे चलते चलते क्या दिए हुए होते थे, Sn तक।
टी 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 एन तक, तो तुम्हें बोला एस और टी दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जिससे अपन क्या बोलेंगे वी एवरेज का फॉर्मूला। लेकिन ऐसा ना हो, तुम्हें क्या दे दे बच्चों कि अलग अलग पोजीशन पर तुम्हें S1 S2 S3 ये ट्रेवल तो तुम कर रहे हो Sn तक, लेकिन तुम्हें टी ना देके वेलोसिटी दे दे कि इतनी इतनी वेलोसिटी से या इतनी इतनी स्पीड से, सॉरी इतनी इतनी स्पीड से ही चल रहा है, तब तुम क्या करोगे? तब तुम पता है ये वाले फॉर्मूले में से टी गायब करोगे। अब टी गायब करने का सिंपल सा तरीका है, v बराबर क्या होता है s अपॉन टी, तो टी गायब करने का तरीका है s अपॉन v। तो बताओ ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डैश Sn, और नीचे क्या जाएगा बच्चों? टी मतलब S1 अपॉन V1 S2 अपॉन V2 ऐसे डैश करके S3 अपॉन V3। समझ में आ गई ये चीज? कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना? तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमें S और V दे दे। अब बताओ क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास ये बचा है कि हमें S टी के साथ भी पता चल गया फॉर्मूला, एस वी के साथ भी पता चल गया। अब बचा है कि टी और वी के बीच में है ना, अगर हमें टाइम और वेलोसिटी दे दे बस, है ना, टाइम और वेलोसिटी, तो वी एवरेज का फॉर्मूला में इस बार क्या करेंगे अपन? एस को हटाएंगे, तो एस अपॉन टी ही तो वी होता है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू टी हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या लिख देता हूँ मैं? v1 इंटू टी वन, v2 इंटू टी टू, ऐसे चलते चलते vn इंटू टी एन, और नीचे क्या जाएगा भाई? t1 t2। क्या ये फॉर्मूला वापस तैयार हो चुका है? क्या बच्चों हमारे पास तीनों फॉर्मूले बन चुके हैं जिसके अंदर हमें क्या क्या चीजें दे सकते हैं बच्चों? हमें क्या क्या चीजें दे सकते हैं? सबसे पहली चीज मैं बता देता हूँ कि तुम्हें डिस्टेंस के साथ टाइम दे दे, दूसरा तुम्हें दे दे डिस्टेंस के साथ स्पीड दे दे, तीसरा स्पीड के साथ क्या दे दे बच्चों? टाइम दे दे। ये तीनों चीजें अगर हमें मिल रही है तो इन तीनों चीजों के आधार पर फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें हमें ऐसा बोल रखा है कि यहां से यहां और यहां से यहां, ये एस है और ये भी एस है, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग दे रखी V1 V2 है ना। तो V एवरेज का फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो बताओ बच्चों क्या होगा? फॉर्मूला हमारे पास पता है S1 अपॉन S2 अपॉन T1 अपॉन T2 होगा क्या? पहले तो ये फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन तुम्हें पता है V बराबर S अपॉन T होता है, तो T को मैं चेंज करता हूँ S अपॉन V की फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 और S2 अपॉन V2। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि S1 और S2 दोनों क्या है बच्चों? S है, तो क्या हो जाएगा? ये S, ये भी हो जाएगा S, ये हो जाएगा S अपॉन V1, ये भी हो जाएगा S अपॉन V2। बताओ, ऊपर तो हो गया 2S, नीचे S कॉमन आ गया, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, S से S कैंसिल हो गया क्या? तो बताओ 2 अपॉन, नीचे एलसीएम पेल्शियम कैल्शियम ले लो बच्चों, V1 अपॉन V1 इंटू V2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये V एवरेज का फॉर्मूला है बच्चों। ये मैं रटा नहीं रहा हूँ बच्चों किसी चीज को, कंसेप्ट समझना, हमें कौन सी चीज किस तरीके से दे रखी है वो वाला फॉर्मूला हम उठाएंगे, ये चीज मैं डिस्कस करूंगा आगे। समझ में आई चीज? अब मैं जब मैंने ये जो सारी चीजें बताई, ये सारी की सारी चीजें V एवरेज अपन निकाल सकते हैं किसके लिए बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए। हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी में भी वही है कि वेलोसिटी जब मैं एवरेज निकालूंगा तो वेक्टर क्वांटिटी लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तब अपन को क्या दे देंगे? या तो एस दे देगा, ये वेलोसिटी दे देगा, सॉरी हाँ स्पीड दे देगा, या फिर अपन को दे देगा टाइम पीरियड, है ना। तो ये सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी ऊपर लगी मिलेगी, क्वांटिटी वही सेंटीमीटर मीटर में ही चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चल सकते बच्चों अपन। मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने तुम्हें पता है बच्चों क्या क्या, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा था कि स्पीड की अपन अगर चर्चा कर रहे थे तो स्पीड में हमने बात करी, सबसे पहले किसकी बात करी बच्चों? एवरेज की बात करी। किसकी बात कर लिए? एवरेज की ना। एवरेज के बाद अब हम बात करेंगे वो है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तुम S1 S2 S3 S4 कुछ भी ट्रेवल करो, लेकिन तुम्हारे लिए एक यहाँ पर चीज जो दे रखी है वो ये है कि तुम कुछ भी करते हो लेकिन तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो, सॉरी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसे अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्वेश्चन जो है यूनिफॉर्म स्पीड का इस तरीके से बनेगा। फिर आते हैं बच्चों एक और वर्ड वेरिएबल स्पीड के लिए। तो वेरिएबल स्पीड में V1 V2 V3 हो जाएगा, ये भले इक्वल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस की बात अपन कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन की बात होगी dx अपॉन dt, कभी कभी लिखेगा dy बाई dt, कभी कभी लिखेगा dz बाई dt, लेकिन एट अ टाइम एक ही एक्सिस यूज होगा क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो 1D मोशन पढ़ रहे हैं। और कभी कभी ds बाई dt भी हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी लग सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा बच्चों में, ठीक है। छोटा सा एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास s जो है वो 2t i के प्लस 3t स्क्वायर j के प्लस 4t क्यूब k कैप है ना। और अपन को बोला है कि t बराबर 1 सेकंड पर तुम्हें क्या निकालना है?
v इंस्टेंटेनियस निकालना है। ये वेक्टर क्वांटिटी तो यहाँ वेक्टर लगा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, लिखने का तरीका वही होगा, बस यहाँ पर लिखेंगे क्या अपन, डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका बच्चों, s का। लिखने का तरीका सब कुछ वही है, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर रेड कलर लेना चाहूंगा, रेड कलर है क्या हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा मैंने d अपॉन dt लिखने के लिए यहाँ पर आएगा बच्चों 2t, यहाँ पर लिख दिया मैंने i के, फिर वापस d अपॉन dt यहाँ पर लिख दिया मैंने 3t स्क्वायर j के, फिर यहाँ पर वापस लिखा d अपॉन dt 4t क्यूब k के। ये k के छुप चुका है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ये मैंने लिख दिया k के। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 बार t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 4 बार t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब 1 सेकंड सब जगह रख दो बच्चों, 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 20 मीटर पर सेकंड नहीं बच्चे, ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आगे इसके क्या लगा रखा बच्चों, वेक्टर लगा रखा। अब सॉरी गलत हो गया, आई कैप जे कैप के कैप नहीं हटेगा अपनी जगह से, इसलिए इसका आंसर आएगा बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2i के प्लस 6 जे के प्लस 12 के कैप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर में रहना चाहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चल सकते हैं बच्चों अपन, ठीक है, इसको उतार लो बच्चों अच्छे से। अब अपन जो बात करेंगे वो अपनी जो बात होगी वो है इक्वेशन ऑफ मोशन की। चलो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज बची है ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर अपने इन सब चीजों के बारे में चर्चा कर ली है, और आगे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर ली, यूनिफॉर्म वेरिएबल एक्सेलरेशन, हाँ यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन दोनों की बात करते हैं ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पर साइड में लेके आता हूँ बच्चों। अपन ने एक वर्ड सुना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कभी भी चेंज नहीं होता, इसका मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, बड़ा सिंपल से एक बात करते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि एक फुटबॉलर है, ये अपने हाथ पर बॉल को क्या कर रहा है बच्चों, घुमा रहा है। अब घुमाते घुमाते बॉल रुक जाएगी, लेकिन ये अपने आप वापस इसको क्या कर रहा है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता रहता है, जिससे बॉल वापस क्या कर रहा है बच्चों, घूमते रहे। तो ये एक्सेलरेशन जो कौन सा कहलाएगा बच्चों, वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगा। और एक और चीज समझाने के लिए बच्चों, वेरिएबल एक्सेलरेशन का और एक एग्जाम्पल दूं मैं तुम्हें, वेरिएबल एक्सेलरेशन को समझाने का एक छोटा सा एग्जांपल और मान लेते हैं कि इसको भी मिटा देता हूं मैं, फुटबॉलर को, हट साले यार से, ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन को समझते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्या है बच्चों, एक सिंपल सा ढांचा है, क्या लग रहा बताओ बच्चों, स्कूटर स्कूटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये तुम क्या करते हो, इसको केवल एक्सेलरेट करते हो। क्या करते हो बच्चों, केवल एक्सेलरेट का मतलब समझते हो ना, तुम्हारी जब इच्छा हुई तुमने गाड़ी स्पीड बढ़ा दी, जब तुम्हारी इच्छा हुई गाड़ी की स्पीड कम कर दी, स्पीड कम नहीं करते हो तुम, एक्चुअली में क्या करते हो, तुम्हारा एक्सेलरेशन वेरिएबल करके रखते हो। ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिख रहा है इसको समझोगे, समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे तभी पता चल जाएगा। ये तुम्हारी स्कूटी का मैंने एक एग्जांपल दे दिया। इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ नहीं करना बच्चों, सीधा सीधा याद रखना, v बराबर u प्लस at, ये इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट कहलाती है। और फिर बाद में कौन सी है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये दिख रहा है तुम्हें, इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से याद रखनी है, जैसे v जो है वो dx बाई dt होता है, एक्सेलरेशन जो है वो dv बाई dt होता है। एक चीज करूं, इन दोनों का डिवाइड कर दूं तो v अपॉन a बराबर dt से dt कैंसिल, का dx बाई dv हो गया क्या। तो सोचो बच्चों, इन पूरा उल्टा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा a अपॉन v, ये हो जाएगा dv अपॉन dx, जिसमें v को वहां ले जाओ तो बताओ a बराबर क्या हो जाएगा, v dv अपॉन dx। बताओ, ये बना के हमारे पास फॉर्मूला कर सकते हो, कुछ भी आसानी से निकाला जा सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों लिख रखी है बच्चों, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। मैं देख के बोल रहा हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अपन 10वीं से पढ़ रहे चीज। मैं बताऊं बच्चों, v बराबर u माइनस at, ये भी एक इक्वेशन हो सकती है, s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर भी हो सकती है, और एक s v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। ये कब होगा, जब एक्सेलरेशन जो हो नेगेटिव हो, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नेगेटिव भी हो सकता है। ये एक्सेलरेशन नहीं कहलाता, इससे अपन कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं बच्चों, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब मान लो कि तुम
ब्रेक लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो बच्चों, ब्रेक। ब्रेक लगा रहे हो इसका मतलब तुम्हारी गाड़ी रुक रही, गाड़ी रुक रही इसका मतलब तुम्हारे अंदर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, रिटार्डेशन आ रहा है। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए बच्चों, तुमने अगर n डिस्टेंस ट्रेवल करी है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और तुम्हारा x बराबर एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूले कब यूज होंगे इनके बारे में चर्चा करूंगा मैं। अभी सिर्फ आगे चल सकते हैं, यहाँ पर हमने नोटेशन लिख रखे हैं बच्चों की u क्या है, v क्या है। मैं समझा दो बच्चों, मान लेते कि एक पार्टिकल है m, यहाँ से वहां गया, दूसरा पार्टिकल m, इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करेगा, फाइनल वेलोसिटी v होगी, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल करा है s कहलाएगा, t यहाँ से t 0 है तो ये t बराबर t होगा, जिसे फाइनल टाइम कहते हैं। मान लेते कि एक्सेलरेशन तुमने यूज करा है वो है a, तुम बताओ a बराबर क्या होता था, v फाइनल u इनिशियल बटे टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो बताओ v माइनस यू बराबर ए टी हो सकता है, v बराबर u प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन पर थोड़ी सी चर्चा और करते हैं हम, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, मैं सारी चीज मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या है चर्चा का विषय वो देखें हम अच्छे से। इक्वेशन ऑफ मोशन का चर्चा का विषय ये है कि मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, जैसे मान लो v है, u है, a है, t है, तो ये फर्स्ट ऑफ इक्वेशन मोशन है जो है, इसमें s नहीं है बच्चों, याद रखना। तो ये इक्वेशन हमेशा यूज करो, लेकिन जब s की बात की जाए तो इस इक्वेशन को उठाना ही नहीं है। इस वाले इक्वेशन में दिख रहा है v नहीं है, इसका मतलब v जब दिया हो तो इस वाले इक्वेशन को नहीं उठाना है। इसमें दिख रहा है तुम्हें बच्चों t नहीं है, इसका मतलब इन इक्वेशन को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि फर्स्ट इक्वेशन में s का कोई यूज नहीं है, इसका मतलब s नाम की कोई चीज आ ही नहीं सकती है, v नाम की कोई चीज नहीं आ सकती है, t नाम की कोई चीज नहीं आ सकती है। ये मैंने यहाँ पर चर्चा करी है बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन की। थोड़ा सा अपन आगे चल सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे जब अपन को अच्छे से समझ में आता रहेगा। ये देखो बच्चों, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन है ना, ये मैंने तुम्हें सारी चीज समझा दी है, अच्छे से इसको पढ़ लेना, तुम करोगे तो तुम्हें समझ में आता रहेगा। अलग अलग टाइम पीरियड, ये दिख रहा है तुम्हें t1 और t2 अलग अलग आधा आधा टाइम पीरियड दे रखा है, तो दोनों की वैल्यू रख दी है। यहाँ पर दिख रहा है v1 ये भी t लिख देता हूँ, v2 ये भी t लिख देता हूँ, नीचे क्या जाएगा t प्लस टी, देखा जाए t से t, ऐसा नहीं काटना बच्चों, t ऊपर से t कॉमन लेना, ऊपर से t कॉमन लेना, याद रखना, और नीचे 2t हो जाएगा, 2 t कट जाएगा तो v1 प्लस v2 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लिया अपन ने, इसको पढ़ के देखोगे समझ में आता रहेगा, मैंने बता दिया है। अब आता है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं देख लेता हूँ कि अपना लेक्चर का टाइम कितना हो चुका है, ठीक है, इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। यहाँ पर देखो ग्राफ जो बनाया हुआ है, इस ग्राफ को समझाने के लिए मैं यहाँ पर साइड में भी एक ग्राफ बनाता चलूँ, ताकि अपन किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना रख पाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया, याद रखना कि ये जो है वो तुम्हारे किसको बताएगा, टाइम को बताएगा, और ये तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, ठीक है ना। ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उससे क्या क्या चीज मिलती है वो सारी चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे ना। जैसे मान लो कि मैं यहां से वहां गया, ये है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पर किसी पॉइंट पर क्या करता हूँ बच्चों, किसी पॉइंट पर अगर मैं बताओ क्या बनाई मैंने, यहाँ पर मैंने बनाई है बच्चों एक टेंजेंट। क्या बनाई है बच्चों, एक टेंजेंट बनाई। तो टेंजेंट को ध्यान से देखना बच्चों, इसी टेंजेंट को हम बोला करते थे स्लोप। तो स्लोप को समझना है तो टेन थीटा लिखना है, और टेन थीटा अगर लिखना है तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस आना है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आना है तो यहाँ y डायरेक्शन आना था, यहाँ x डायरेक्शन आना था, लेकिन y डायरेक्शन पे तो x पहुंच गया है और x डायरेक्शन पे t आ गया है। तो उसका मतलब टेन थीटा जो सोचा जाए तो डेल एक्स अपॉन डेल टी ऐसा लिख सकते हो कि, लेकिन एक्चुअली में स्लोप को समझने के लिए, ये तो मैंने बताया बच्चों कि ये इसकी स्लोप है, जो स्लोप है वो टेन थीटा है, और टेन थीटा जो स्लोप है इसमें अगर लिमिट इंस्टेंटेनियस की बात कर लें, डेल टी टेंस टू 0, तो ये डी एक्स बाई डी टी बन जाता है, जिसे अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किसी की भी स्लोप निकालेंगे तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। फिर यहाँ पर अलग अलग पॉइंट की बात कर लें, जिसमें ये मान लो x2 है, ये x1 है, ये t2 है, ये t1 है, तो ये किसको बताएगा बच्चों, एवरेज स्पीड को बताएगा। अब
एक चीज याद रखना कि जब भी अपन स्लोप निकालते हैं तो इसमें y एक्सिस और नीचे x एक्सिस आता है। तो इस वाले डायग्राम में थोड़ा सा देखें अपन, तो ऊपर आ रहा है डेल v अपॉन डेल t, तो इसको समझने के लिए इसे अपन बोलेंगे एक्सेलरेशन। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है। अब बच्चों चर्चा का विषय याद रखना है, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये मैं डायग्राम इस तरीके से बना रहा हूँ, डायग्राम जरूरी नहीं बच्चों, देख लेना थोड़ा सा कि ये चेंज किया जा सकता है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आज अपन इस लेक्चर को यहीं पे छोड़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे, प्लैनेट के हिसाब से इसको लेके चलेंगे। कुछ क्वेश्चन ट्राई करना बच्चों, यहाँ पर ग्राफ को पढ़ के आना। मैं तुम्हें बता देता हूँ बच्चों, ये ग्राफ तुम पढ़ के आओगे तो ही मजा आएगा आगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर मोशन की बात कर लेंगे अपन, फिर इन सब की चर्चा कर लेंगे। रिलेटिव मोशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रख लेना बच्चों, ठीक है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अपन कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है।